आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। जब से एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे संभाल रही है कि बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमारा शायद रॉ मटेरियल ईजी होगा और यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट पे हद से ज्यादा कमी होगी। चाहे डेवलपमेंट है या एजुकेशन है, मगर जिस पे मुझे बात करनी है मैं करूँ। गवर्नमेंट उनके पास प्लान लेके जाती थी, अनएजुकेटेड लोग थे, उन्हें वो प्लान समझ में नहीं आते थे। स्पोर्ट्स काउंसिल हर डिस्ट्रिक्ट में उन एसोसिएशंस को मॉनिटर करता है। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूं प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंसूर। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम में बात होती है लोगों को पेश आए मसाइल पर और हमारी यही कोशिश रहती है उन मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाना और जल्द से जल्द उनका अजाला हो। तो आइए देखते हैं क्या कुछ मुतालबात है यहाँ की आवाम के और यही कोशिश रहेगी उन मसाइल को हम आला हुकाम तक पहुंचाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप होना चाहिए, स्पेशली प्राइमरी स्कूल्स के लिए और मिडिल स्कूल्स के लिए। सो ग्राउंड लेवल पे आपको जाना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर क्या क्या इश्यूज हैं, उन चीज़ों को आप कैसे एड्रेस करेंगे। आई एम टॉकिंग ऑफ स्कूल एंड कॉलेज एजुकेशन। अगर लोगों का काम है, लोगों का काम हम करके रहेंगे, हमें डरना नहीं है। सिटी में आएंगे, वहाँ पर 50 स्टूडेंट होंगे, वहाँ पर 15 टीचर्स होंगे। उसकी वजह से जो एजुकेशन सिस्टम जो है ये खराब हो रहा है। हमारे अपने टीचर हैं, सबसे बुरा हाल जो इस वक्त है वो गवर्नमेंट स्कूलों का है। तो ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी ये स्कीम जो है बहुत खूबसूरत है। एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं चाहिए, ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है कि एक और टीचर्स को ये पता है कि हमारी बेटियां ड्रग्स कर रही हैं, हमारे बेटे ड्रग्स कर रही हैं। नाज़रीन, आपको बता दूं इस वक्त हमारे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स काउंसिल के मैनेजर। हम इन्हीं से जानना चाहेंगे स्पोर्ट्स का जो फील्ड है, स्पोर्ट्स का जो शोबा है, कितनी तरक्की हुई है इस शोबे में और क्या कुछ करना बाकी है। जहां हम स्पोर्ट्स की बात करें, पहले मैं एक बात ज़रूरी समझता हूं कि स्पोर्ट्स के 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। एक यूथ सर्विस इन स्पोर्ट्स, जिनका फिजिकल एजुकेशन के साथ वाबस्तगी रहती है, और दूसरा स्पोर्ट्स काउंसिल। क्योंकि ये 2 चीज़ें हर एक के जहन में रहता है कि हम स्पोर्ट्स की जब बात करें तो पहले उनको ये जानना ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स काउंसिल का काम क्या है और यूथ सर्विस का काम क्या है। जो यूथ सर्विस की बात करें कि यूथ सर्विस का शायद मेरे ख्याल में यहाँ कोई मौजूद ना है, तो थोड़ा सा उस पर भी रोशनी डालेंगे हम कि वो एक फिजिकल एजुकेशन होता है, उनका एक सिस्टम जो चलता है वो अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक चलता है, जो बच्चे को फिजिकली और उसके साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं। रही बात स्पोर्ट्स काउंसिल की, स्पोर्ट्स काउंसिल का काम ये है कि स्पोर्ट्स काउंसिल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर मेन को बढ़ावा देने की बात करें, वो स्पोर्ट्स काउंसिल के ही थ्रू आती है। और उसके अलावा जो स्पोर्ट्स काउंसिल के पास बच्चा आता है वो स्टूडेंट्स भी होता है और नॉन स्टूडेंट्स भी होता है। जैसे अभी मैंने बात की कि यूथ सर्विस की बात अगर हम करें तो वहाँ अप टू हायर सेकेंडरी लेवल तक बच्चा जो है पार्टिसिपेट कर सकता है और खेल सकता है। और उसके बाद जब वो चाहे यूनिवर्सिटी में जाए चाहे कॉलेज में जाए, उसका जो स्पोर्ट्स का कैरियर जो होता है, जो स्पोर्ट्स का मैप होता है, उसके बाद वो स्पोर्ट्स काउंसिल में आ जाता है। स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ जो मुंसलिक एसोसिएशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसोसिएशंस, जिसमें मतलब चाहे वॉलीबॉल हो, मेजर गेम्स, ये फुटबॉल है कि हैंडबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, बहुत सारी ऐसी गेमें हैं जिनकी एसोसिएशंस होते हैं। और जो स्पोर्ट्स काउंसिल का रोल होता है उनको ग्रांट दे देना। देखिए, स्पोर्ट्स जो सबसे बड़ा एक डिपार्टमेंट है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जो खुद प्रेसिडेंट है जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनकी जो कोशिशें है कि यहाँ स्पोर्ट्स का जो निज़ाम
यहाँ पे चेंज हो। आपने देखा होगा कि मैं आपको बताऊं, अभी जो हमारे डार साहब ने बात करी कि बारामूला में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का जहाँ ताल्लुक है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जो मैनेजर स्पोर्ट्स काउंसिल मजीद साहब ने दिया आपको, लेकिन जहाँ एक्टिविटीज़ का ताल्लुक है डार साहब, बिल्कुल जो आपके बगल में अगर आप ग्राउंड है कि जहलम स्टेडियम, मुझे लगता है कि आपने शायद वहाँ पे विजिट नहीं किया होगा, तो हम आपको दावत देंगे कि जब भी कोई आने वाले वक्त में जब भी वहाँ पे कोई स्पोर्ट एक्टिविटी होगी कि यू विल बी अवर स्पेशल इन्वाइटी देयर टू सी द ग्राउंड सिचुएशन। आज की डेट की जो ग्राउंड सिचुएशन है वहाँ की। नॉर्थ कश्मीर में अगर हम बात करें, यहाँ पे शेर कश्मीर एक इंस्टीट्यूशन है, सॉरी शेर कश्मीर जो स्टेडियम है श्रीनगर का, वहाँ पे एक क्रिकेट का टर्फ है। उसके बाद नॉर्थ कश्मीर एक पहला जिला है जहाँ पे क्रिकेट की टर्फ जो है वो वहाँ पे बनाई गई, और पिछले एक साल में तकरीबन 8 टूर्नामेंट्स, बिग टूर्नामेंट्स जो है वहाँ पे मुनक्किद किए गए, जिसमें तकरीबन 2000 से 3000 जो बच्चे हैं उसने पार्टिसिपेट किया उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में। बाकी जो स्पोर्ट्स काउंसिल आपको क्या कहते हैं ग्राउंड फैसिलिटीज देते हैं, इससे पहले हम ग्राउंड जो हमने देखे हैं कि बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद रहता है था, लेकिन आज का अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पर्टिकुलर यहाँ अगर हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला की बात करें तो यहाँ सिर्फ एक इंडोर हॉल था जो जांबाजपुरा स्टेडियम के साथ में था, लेकिन आज इसी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में हमारे 3 इंडोर स्टेडियम्स हैं जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, दिन में भी ट्रेनिंग लेते हैं, शाम में भी ट्रेनिंग लेते हैं। उसके अलावा सबसे अहम जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने एक प्रोग्राम चलाया पिछले साल से, माई यूथ माई प्राइड, जिसमें टारगेट था 35 लाख यूथ ऑफ द यूटी, पूरी यूटी में इन्वॉल्व करना था। उसका सेकंड फेज ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और सेकंड फेज तक अप टू 17 लाख ऑफ द यूथ हमने इन्वॉल्व किया है, और मैं बड़ा खुश हूँ, ये मैं अप्रिशिएट करता हूँ बच्चों को भी, उन पेरेंट्स को भी जिन्होंने स्पोर्ट्स में उनको इन्वॉल्व किया, और स्पोर्ट्स काउंसिल के हवाले से हमने बहुत सारे इवेंट्स उसमें किए हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इवन तहसील लेवल पे हमारे कंपटीशन उसमें हुए हैं। बात करेंगे ड्रग्स के हवाले से। वादी में बढ़ती हुई मंशियात की लत, क्या वजूहात है? जहां पर जिस चीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उस चीज को सोसाइटी से निकालना बहुत मुश्किल बात हो जाता है। अगर मिलिटेंसी में भी कहीं आ गई है, क्या कहते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी 5 पैसे 4 कमाने की बात, तो वहाँ पर भी इसको निकालना, बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि कहीं कहीं लोगों का प्रोफेशन बन गया, और जब कोई चीज़ लोगों का प्रोफेशन बन जाता है तो ये मुश्किल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए यहाँ से भी ड्रग आ गया अक्रॉस द बॉर्डर, और आपको ये पता होना चाहिए कि अक्रॉस द बॉर्डर भी हमारे पास यहाँ ड्रग्स आ रहे हैं, और कंज्यूम करने वाला कौन है? हम कश्मीरी, और कोई नहीं, और बहुत बड़ा ज़्यादा कंज्यूम करने वाला है। अब कहते हैं कि रीजंस ये हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है, रीजंस ये कहते हैं कि ये क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, इसमें पिछले 30 साल से इन्वॉल्व है एक सिचुएशन में, ये वजह है। नो, नॉट दैट ओनली। अब पंजाब में देखो, अब दिल्ली में देखो, ये बच्चा जो है फिरार चाहता है लाइफ से, ये जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना नहीं चाहता है, स्केप करना चाहता है इससे, और इसको लगता है कि मेरे स्केप करने का तरीका जो है एक ही है कि मैं ड्रग्स की तरफ टेंड करूं। ड्रग्स का जो सिलसिला है, इसको जड़ से बाहर करने की जो ज़रूरत है, वो आज सोसाइटी में सिर्फ एक डिपार्टमेंट के तौर पे नहीं, सिविल सोसाइटी हम सब लोगों को चाहिए काम करने की। और जहां अभी बात हुई एजुकेशन पॉलिसीज़ की, मुझे लगता है कि वहाँ के जो डिपार्टमेंट्स के जो टीचर्स है, प्रिंसिपल्स है, या कुछ बच्चे जो अपने बच्चों की हरकतें, अपने पेरेंट्स जो अपने बच्चों की हरकतें कुछ ऐसी देखते हैं कि जो शायद नॉर्मल बच्चे की ना हो, तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को उस चीज़ में झांकने की ज़रूरत है, और उस पर विजिलेंस से काम करने की ज़रूरत है कि किस बच्चे के साथ कौन सा बच्चा किस सोसाइटी में रह रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, और क्या उसकी ड्रग तो अवेलेबल है, जिस बच्चे के पास पैसे हैं वही ड्रग्स लेता है। हमें अपने बच्चों को कंट्रोल करना है, पैसे नहीं देने हैं, वो कहां से लेगा? क्योंकि पुराने वक्त में पैसा कम था, ड्रग्स नहीं था, आज पैसा ज्यादा है। बच्चे तो ये टीन एज में, बच्चे को टीन एज में कंट्रोल हुआ
तो वो आगे चलेगा। टीन एज में कंट्रोल नहीं हुआ, बच्चा तो बिगड़ जाएगा, ये आखिर तक बिगड़ जाएगा। हम सबों को यही करना है कि हमें अपने बच्चों को कंट्रोल में रखना है और ज्यादा पैसे उनको नहीं देने, जो भी दिया उसे हिसाब लेना। पेरेंट्स का रोल आम है, इसलिए कि मुझे बच्चे को पूछना है कि अगर आप सवेरे निकल गए, इसकी टाइमिंग क्या है, इसकी स्कूल टाइमिंग क्या है, इसकी बाकी चीज़ क्या है, तो इसको घर कितने बजे पहुंचना है। लेकिन ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए पेरेंट्स की कि हम बच्चे को पूछें कि आपकी टाइमिंग क्या है, आपकी स्कूल टाइमिंग क्या है, आपका घर कब पहुंचना, कितना, किस टाइम पे आपने पहुंचना है। ये हमें जिम्मेदारी ज़रूरी समझनी चाहिए। कॉलेज तब है जब यहाँ पे स्टूडेंट होंगे, हायर सेकेंडरी तब है जब स्टूडेंट्स आएंगे। स्टूडेंट्स कहाँ से आते हैं? प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा, गवर्नमेंट स्कूलों से कम। मैं अपनी एक बात कहूंगा, मैंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, यहाँ सबों ने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा और अच्छे टीचर थे। एक बार 6th में इंग्लिश पढ़ाते थे, उससे पहले ABCD और उर्दू में। एक टीचर था अब्दुल अहद तगलू, वो जनती, परसों उसकी मौत हुई। तो उन्होंने मुझे डिक्टेशन किया, एग्जाम था, मैंने सारा इंग्लिश लर्न किया था, वहां पे उन्होंने डिक्टेशन दिया, मेरी एक स्पेलिंग गलत हो गई कंटिन्यूअसली, तो उसने मुझे पीटा। 10 में से 9 मार्क्स मुझे आ गए, पीटा। मैं शाम को घर गया, भाई को बोला मैंने, आज टीचर ने मुझे पीटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब सुबह आया, असेंबली लगी, असेंबली में टीचर लेक्चर देते थे, तो मेरा भाई भी खड़ा है। अब मैं सब दोस्तों को बोल रहा हूं, आज देखो टीचर का क्या हाल होगा। मेरा भाई उठा तो उसने टीचर सबों के सामने बोला, टांगे तोड़ो, बाजू तोड़ो, इसकी पढ़ाई पे कोई आपके पास कोई नहीं आएगा। ये एजुकेशन थी। आज जो टीचरों को एक बैन लगाई गई कि डर, टीचर का डर होता था, वो डर खत्म हो गया। डर जरूरी है, जिस तरह पेरेंट्स का डर, बच्चों, हम घर में रखते हैं अपने बच्चों को डर, हम कभी छोटे बच्चों को खोखा, शाला हुई, अंदर आज टीचर के लिए क्यों बैन है? जब तक न टीचर को यह हिदायत दी जाएगी कि आप डर रख लो बच्चों को, तब हमारा बच्चा पढ़ेगा, तब हमारे गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बनेंगे और अच्छे प्रोडक्ट्स हमारे आएंगे, वरना गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे नहीं। नाजरीन, बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। जानना चाहेंगे यहाँ की आवाम से, क्या यहाँ की खवातीन को हुकूमत की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से वो सब मौके फराहम किए जाते हैं जिससे वो आज के दौर में, आजकल के दौर में सेल्फ डिपेंडेंट या ऐसा कहे कि इंडिपेंडेंट है? जो इंडिपेंडेंट की बात आप कर रहे हो कि जो हमारी लड़कियां हैं, खासकर जम्मू कश्मीर की, खासकर मैं अपने बारामूला की बात करूंगी, आज तक सरकार की बात छोड़ो, हमारे घरों में लड़कियों को दबाया जाता है। अगर खासकर मैं इतना बोलूं कि मैं एक लेडी हूं, मैं एक सिंगल मदर हूं, जब मैं बाहर निकलती हूं तो लोगों की तरह तरह की नजरें मुझ पे होती हैं। देखो जी बाहर निकली, देखो जी ऐसा किया, देखो जी वैसा किया, देखो इसके साथ फलानी बात कर रहा है, फिस्तानी बात कर रहा है। ये सोच पहले खत्म करो। आप लड़कियों को जीने दो, औरतों को जीने दो कि औरतें कैसे आगे बढ़ेंगी। जब आप लोगों ने उस औरत को गुट गुट के मार डाला, क्योंकि वो डर के मारे बाहर नहीं जा पाती हैं, गेट से भी वो अंदर सुसाइड कर रही है, वो कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ करती है कि वो बाहर नहीं निकल पाती हैं बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आप लोग उसको मार रहे हो, आप लोग उसको जीने नहीं देते हो। क्यों? लड़की को कोई हक नहीं है जीने का। अगर एक लड़की गलत है, पहले तो मैं पेरेंट्स की बात करूंगी, जब हम अपनी लड़कियों को कुछ करने के लिए भेजते हैं, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि बहुत सारी लड़कियां निकल रही हैं, बहुत सारी लड़कियां काम करने के लिए निकल रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसको ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके साथ बात नहीं करना, इसके साथ बात नहीं करना, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना। जब हम अब अपना ही माँ बाप उसको अंदर मारता है, यार लड़कियों को जीने दो, जियो और जीने दो। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स दी हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इम्प्लीमेंट हो रही है। हम बैंक पे जाते हैं, हमें कुछ सेल्फ हेल्प वो ग्रुप बनाने के लिए कहा जाता है, उसमें भी हमें पैसे देने पड़ते हैं 50 रुपीज पर मंथ, जब हमारे पास है ही नहीं।
एक वुमन के पास अगर होता हर डे 50 रुपीज तो वो खुद पे खर्च करती, फिर वो किस लिए बैंक पे जाती है लोन के लिए? वहां पे हमें मॉर्टगेज मांगा जाता है। अगर हमारे पास 10 लाख की प्रॉपर्टी है तो फिर हमें लोन निकालने की जरूरत ही क्या है? वहां पे हमें गारंटर मांगा जाता है। अगर हमारे पास गारंटर्स होते तो फिर हम लोन के लिए क्यों अप्लाई करते? ये चीजें हैं जो हमें हुकूमत से, जिस पे हुकूमत की नजरसानी होनी चाहिए इन बातों पे, क्योंकि जो वुमेन है ना, हमारा जो वुमेन फोक है, जो हमारा यहाँ की कश्मीर की जो वुमेन है ना, अगर यहाँ की माँ साउंड है ना, तो फिर ना तो बच्चा एजुकेशन से बाहर जाएगा और ना ही बच्चा ड्रग्स की तरफ जाएगा। हमारे बच्चे पढ़ लिख के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो करते हैं। शाम को माँ बाप उनसे ये नहीं पूछते कि आपने दिन में जो कमाया वो पैसा रखा कहाँ पे, या हम जो पैसा उनको दे रहे हैं, क्योंकि वो हमें कहते हैं ये क्या आपका पैसा है, ये हमारा अपना है, क्योंकि हम कमाने के लायक नहीं है, हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं। बड़ा जो है सोशल नारा बन गया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और ऐसे स्ट्रॉन्ग आदमी जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, उससे जब यह बात आ गई तो कुछ न कुछ इंडियन रूरल सोसाइटी में जहाँ पर शिक्षा का, एजुकेशन का कोई कंसेप्शन नहीं है, वहाँ पर तब्दीली आ गई। और हम यहाँ पर देखते हैं अपने यहाँ पर, हमें लगता है कि मेरे ख्याल में हमारे गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं एजुकेशन में बॉय स्टूडेंट्स को आउट नंबर कर रहे हैं। तो ये एक एम्पावरमेंट ही है और कुछ नहीं है। लेकिन जो नारी शक्ति पुरस्कार जो है कॉन्सेप्ट है, जैसे वो बेटी ने कहा कि भाई जब तक नहीं इसको फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंट बनाएं और अपनी टांगों पर खड़ा कर दें, उस वक्त तक कैसे हो सकता? बेटी उस वक्त तक तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कोई भी मुराद सरकार से, जब तक आपने बेसिक एजुकेशन ली हो और आप उस स्कीम के अहल हों। जब आप बेसिक एजुकेशन लेते हैं, उस स्कीम के अहल बन जाते हैं, उस स्कीम से आप फ़ायदा ले सकते हैं। रही बात इस चीज़ की कि सरकार का क्या फेयर एटीट्यूड है टुवर्ड्स वेमेन, हमें लगता है कि सरकार का फेयर एटीट्यूड है, सरकार की कहीं रेस्ट्रेंट नहीं है। अगर कहीं रेस्ट्रेंट है वो ये है कि वुमन जो रात को काम करती है वो अपने ही भाई की तरफ से परेशानियां हैं, तो अपना बेटा जो है, हम अपने बेटों से ही अभी फारिग नहीं हो रहे हैं कि फैमिली में ही ऐसी चीज़ें पनप रही हैं और सोसाइटी में ही ऐसी चीज़ें पनप रही हैं जहाँ से रेस्ट्रेंट बन रहा है लेडी पर। जहाँ पे गांव की वुमेन है, हमें लोन चाहिए, लेकिन उसके लिए प्लीज हमें ये जो हमसे कहीं पे मांगा जा रहा है कि मॉर्टगेज क्या रखेंगे हम, क्या ये जिनको हम गारंटर्स मांगे जाते हैं, हमारे लिए कोई ऐसी स्कीम्स दीजिए, सेंटर्स दीजिए हमें। हमारे पास स्किल्स की कमी नहीं है। मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, वुमेन, मुझे वहाँ की औरतें मुझे खुद आई, घर पे आई, बोला हमें आता है, सूत काटना आता है, वो जो सोजनी वर्क है वो हमें आता है, कालीन वर्क उनको आता है, वो शाल जो बनाते हैं हम, या वो पश्मीने का काम वो करती हैं, उनको वो चलाना आता है, चरखा। तो वो बिल्कुल जो गायब हो गया है हमारे यहाँ से, उसको दोबारा इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वहां से हमारी वुमेन एम्पावर होगी, वुमेन मजबूत होगी तो हमारा माशरा मजबूत होगा, हमारे बच्चे मजबूत होंगे, हमारे बच्चे फिर गलत लत में नहीं लगेंगे। ये ड्रग वगैरह जो भी है ना, ये हमारी खुराफात है, जहनी खुराफात है हमारी। ये सब चला जाएगा जब हमारी माँ जब साउंड होगी, जब हमारी माँ के पास पैसा होगा ना, तो हमारे बच्चे कहीं इधर उधर नहीं भटकेंगे, क्योंकि वो उनको अपनी हद में रखेगी। माँ ही बच्चे को फोर्स करती है कि आप जाके कमाओ, क्योंकि माँ को पैसा चाहिए। जब माँ के पास पैसा होगा तो बच्चा किसी गलत लत में नहीं पड़ेगा। वो ड्रग्स खरीदता है, फिर बेचता है, फिर तो वो खुद भी पिएगा ना। तो मैं जो ये वुमेन्स एम्पावरमेंट के बारे में बोला जाता है, लेडी तो एक एम्पावर खुद है। अगर हम में दम होगा तो हमें कोई भी पीछे नहीं छोड़ सकता है, हम एक मर्द से कम नहीं है। बट इसमें हमें किसी की हेल्प की ज़रूर पड़ती है। जैसे कि मैम ने अभी बोला कि हम तभी कुछ कर सकते हैं जब हमारे साथ कुछ शाना बशाना किसी का हाथ होगा, तब हम कुछ कर सकते हैं। जबकि एक माँ होती है घर में या बहन होती है एक घर में, तो उनके लिए जब सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं होता है तो क्या पॉसिबल है कुछ करना।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम खाली हाथ कुछ करें। तो ये इन्होंने सही बोला, किसी हद तक सही ये बात भी है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, जैसे कि मैं सोशल एक्टिविस्ट एज अ जाती हूँ कहीं, तो मैं देखती हूँ गाँवों में, मैंने कुछ यही सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखी, वहाँ मैं एडजस्ट देखती हूँ 10-10, 20-20 गर्ल्स एक साथ जमा होके खुद के लिए वो रोजी रोटी कमा सकती हैं। वो तो फिर डिपेंड पेरेंट्स पे नहीं होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ जो अर्बन एरियाज है इनमें भी ऐसी सहूलियत दस्तयाब हो जाए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आगे ये हमारी बात हो जाए कि जो अर्बन एरियाज है इनमें भी ये सहूलियत दस्तयाब होनी चाहिए, वरना हम किसी से कम नहीं, मर्द को हम पीछे छोड़ सकते हैं इंशाल्लाह खुदा के फजल करम से। बट हम यही चाहते हैं कि हमें भी किसी का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट इस तरीके से चाहिए कि हमें भी वो कुछ लोन जैसे ऐसी स्कीम्स प्रोवाइड करे जिनसे हम खुद कुछ कमा सके, दूसरों को भी कमाने का मौका दें। बात करेंगे करप्शन के हवाले से। जानना चाहूंगी मैं यहाँ की आवाम से, जब से हमारे पास एलजी हुकूमत आई है करप्शन में किस हद तक कमी वाक़ा हुई है, ट्रांसपेरेंसी की रेट किस हद तक बढ़ी? करप्शन जो ओपनली हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो चुका है। नीचे से क्या हो रहा होगा अंडर टेबल उसका पता नहीं, लेकिन काम फेयरली हो रहे हैं। और एक दो चीज़ें तो बता दी यहाँ पर हमारे दोस्तों ने, ये जहाँ तक ठेकेदारी और वगैरह का ताल्लुक है उसमें सरकार को अभी बहुत ज़बरदस्त लगाम लगाने की ज़रूरत है ताकि ये काम अच्छी तरह से हो जाए, ट्रांसपेरेंसी आ जाए। जब तक ट्रांसपेरेंसी आती है लोग मुतमईन नहीं हो जाएंगे। कुछ डिपार्टमेंट जो है जो नोन फॉर करप्शन है उनको अगर देखा जाए तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम रोड्स एंड बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट एंड अदर बिल्डिंग्स, वो तो उनको सरकार को करना ही पड़ेगा। लेकिन जनरल जो इस वक्त व्यू बन रहा है कि जो है ऐसे एलिमेंट्स दब चुके हैं जो ओपनली करप्शन करते थे, बड़ी जायदादें बनाते थे, उनका हम इस वक्त नाम निशान नहीं देख रहे। नाजरीन, जहां हम बात करते हैं बदलते कश्मीर के हवाले से, वही हम यहां की आवाम से जानना चाहेंगे सिनेमास को लेकर यहां की आवाम के क्या कुछ ख्यालात है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहूंगा। हमारी सोसाइटी में थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी है। ये मैं, हालांकि मैं पॉलिटिक्स में हूं, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आप ज़्यादा ओपन बोलते हो। मुझे लगता है बोलने की ज़रूरत है कि जब तक इंसान आप सच नहीं बोलेंगे तब तक चीज़ें यहाँ सुधरेंगी नहीं। यहाँ हम लोग मूवीज़ देखते हैं, शाम को फिल्में देखते हैं घर पे। हमारे पास पहले वो सीडीज़ होती थी, आज मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ लोग नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ देखते हैं। और एक यहाँ पे एक मेरा दोस्त था कॉलेज में ही, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज्म में यहाँ से ग्रेजुएशन की है, तो यहाँ पे पहले सिनेमास के ऊपर बात हुई। तो ये मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ा फेसबुक पे लिखा, नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, सिनेमाज नहीं खुलने चाहिए, इससे ये होगा वो होगा। तो उसे फेसबुक पोस्ट चढ़ाया था। तो फिर वो दिल्ली पढ़ने चले गए, उन्हें मास्टर्स किया जामिया से। तो एक मूवी आई सत्याग्रह, पता नहीं यहाँ पे देखा होगा किसी ने। तो अब वो जर्नलिस्ट है, अब उसमें क्या होता है कि फिल्म क्रिटिक्स होते हैं जो उस पर आर्टिकल्स लिखते हैं। तो उसने बहुत लंबा चौड़ा अच्छा खासा आर्टिकल लिखा था उस पर। तो मैंने वही आर्टिकल उसको भेजा फेसबुक पे। मैंने कहा आपने तो मूवी देखी, तो ये मूवी दिल्ली में देखना सही है और कश्मीर में देखना गलत। तो ये प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कल्चर है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोग काफ़ी हमारे नौजवान हैं जो अपना फ्यूचर देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ, उनके ख्वाब है। तो मेरा अपना छोटा भाई है जिसका नाम अंजर है, तो वो रैप गाने लिखता है, एक्टिंग करना चाहता है। तो मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। जब मैं अपने भाई को सपोर्ट करूँगा किसी भी अच्छी चीज़ में, मैं क्यों नहीं चाहूँगा दूसरे भी नौजवान करे। तो हमको ओपनली, जो हम यहाँ बदकिस्मती क्या है, यहाँ पे लोगों की भी प्रॉब्लम है, वो बंद कमरे में एक बात करते हैं और जो खुली जगह होती है वहाँ एक बात करते हैं। तो इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, हम एक लिबरल सेकुलर कौम है। मुझे याद आता जब खून खराबा हो रहा था पार्टीशन के टाइम, तो जो हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं महात्मा गांधी जी, उन्होंने कहा उस टाइम अगर मुझे कहीं उम्मीद की किरण नज़र आ रही है वो कश्मीर में आ रही है। तो हम वो लोग हैं। तो हमें चाहिए कि सच को सच बोलना और झूठ को झूठ। तो मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है गवर्नमेंट का, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर सऊदी अरब में आज ये सिनेमाज खुल सकते हैं तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम?
सऊदिया को ये परेशानी होगी कि वो जहाज में बैठकर चले जाते थे, अमेरिका में पिक्चरें देखते थे। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है ही रेड द सोसाइटी, दोनों मोहम्मद बिन सलमान आज उसको पिक्चर में यहाँ आ गया था, मेरे मोबाइल में आ गया था द आयरन मैन। तो इसने ये सारा कल्चर स्टडी करके देखा कि ये पैसा यहाँ ही रहना चाहे और ये पैसा बाहर नहीं जाना चाहे। तो दे स्टार्टेड, जैसे साहब ने कहा कि भाई उन्होंने अपने पिक्चर्स वगैरह स्टार्ट कर दी। ये जब देखते हैं हम रिलीजियस प्लैंक पर, हम देखते हैं इसकी कोई गुंजाइश नहीं, लेकिन हम रियल ऑफ लाइफ में देखते हैं कि कहीं शायद मेरे ख्याल में हमारी मौलवी वगैरह भी देखते होंगे। दे मस्ट आल्सो बी एंजॉयिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। चोरी से अब इसको न रिवायत दे रहे हैं हम, ये कैसा है न ये कह सकते हैं ये नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं ना, लेकिन कश्मीर की सोसाइटी डिमांड कर रही है। कश्मीर की सोसाइटी में बड़ी चीज़ें आ गई हैं जो अनरिक्वायर्ड एंड सुपरफ्लस है, ड्रग आ गया वगैरह आ गया, लिहाजा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए अगर एक आध सिनेमा हॉल भी खुल जाए तो कोई ऐसी। देखिए, जहाँ तक सिनेमा हॉल्स की बात चल रही है, तो आपको मालूम है कि यहाँ बारामूला में एक सिनेमा हुआ करता था, एंड दैट टू बिलोंग फ्रॉम उमर डायनास्टी, ककरूज का वो सिनेमा हुआ करता था। तो इट वाज, आई डोंट नो, अगर मेरे यहाँ जो सीनियर लोग बैठे हैं ये उन्हें देखी भी होगी, बट हमने नहीं देखी। तो फॉर योर इंफॉर्मेशन कि ऑलरेडी जो प्लान चल रहा है इस टाइम गवर्नमेंट का, ऑलरेडी पुलवामा में एक सिनेमा हॉल तैयार है, श्रीनगर में है, तो बारामूला में भी एक सिनेमा हॉल जो है, क्योंकि यहाँ पूरी काउंसिल की टीम बैठी है, गोइंग फॉर वन सिनेमा हॉल एंड दैट विल बी कंप्लीटेड विद इन कपल ऑफ मंथ्स। तो बारामूला में भी एक मार्च तक एक सिनेमा हॉल बनेगा। तो उम्मीद करेंगे कि इस सिनेमा हॉल को आप उस नज़रिए से ना देखें कि ये कोई गलत चीज़ बन रही है। मुझे लगता है कि आज की नस्ल अगर ड्रग्स पे वो पैसा खर्चा कर रही है, क्या पता वो पैसा शायद टिकट मूवी देखने के लिए खर्चा करे। तो वी शुड गेट, हमें ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए कि मुझे लगता है इट्स एन वे फॉरवर्ड कि हम जब कहते हैं कि यूथ की एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लेने की ज़रूरत है, तो वी होप कि ये जो सिनेमा हॉल यहाँ पे आएगा, इट विल बी इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन फॉर द यूथ एंड और सोसाइटी। नाज़रीन, रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। शब खैर।